नमस्कार बच्चों। आज हम जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 9वीं की पाठ्य पुस्तक नव भारती के दूसरे पाठ सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं। ये पाठ सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा गया है। सालिम अली भारत के ही नहीं अपितु विश्व के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे और उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सालिम अली ने पक्षियों के ऊपर बहुत सा अध्ययन किया और उनके कार्य से आज हमें बहुत सी पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती है। सालिम अली के नाम के ऊपर आज भारत में बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क भी है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सालिम अली जो थे, इन्होंने कितना जो है प्रकृति के ऊपर या पक्षियों के ऊपर बहुत कितना काम किया है। बच्चों, आपको याद होगा अक्षय कुमार की एक फ़िल्म आई थी 2.0, वो भी कहीं ना कहीं ये सालिम अली जी के काम को ही दर्शाती है। आप वो फ़िल्म ज़रूर देखिए। पक्षी प्रेम के ऊपर वो फ़िल्म बनी थी और वो सालिम अली के जीवन से ही प्रेरित है। ये जो पाठ है, ये जो लेख है, इसमें लेखक ने रचनात्मक और भावनात्मक दोनों ही तत्वों का बहुत ही सुंदर यहाँ मिश्रण है। और इस पाठ को समझने के लिए हमें अपना भावनात्मक तत्व जो है उसको ध्यान में रखना है। सिर्फ ये कि हमने इसको सरसरी तौर पे पढ़ लिया तो हम इस पाठ को नहीं समझ सकते। थोड़ा सा हमें इसको समझना होगा। इस पाठ को समझने के लिए अपने भावनात्मक तत्व को उजागर करना होगा। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। जो ये पहली पंक्ति है, ये सालिम अली के मृत्यु के दृश्य को दर्शाती है। लेखक का कहना है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उससे रोकना टोकना या उसकी मृत्यु को टालना असंभव होता है। इस हजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। हजूम होता है ग्रुप, झुंड। तो वो जो झुंड जो जा रहा है, सालिम अली जी की मृत्यु हो चुकी है और वो जो झुंड से जा रहा है उसके आगे सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठा। अंतहीन सफ़र क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका कोई भी अंत नहीं है। कोई मृत्यु के बाद कौन कहाँ जाता है कोई पता नहीं होता, वो कहीं लीन ही हो जाता है। इसलिए अंतहीन सफ़र जो है यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेखक का मानना है कि ये जो सफ़र है, ये बाकी जो सफ़र आप शायद सालिम अली ने किए होंगे तो वो ज़रूर घर लौट के आए होंगे। वो अध्ययन करने जंगलों में गए होंगे, चिड़ियों के पीछे गए होंगे, पक्षियों के पीछे गए होंगे और वो उसको वहाँ से वापस आए होंगे। लेकिन ये वो अध्ययन है, ये वो सफ़र है जहाँ से सालिम अली अब वापस नहीं आ सकते। तो उनकी मृत्यु को यहाँ पे जो है, मृत्यु के दृश्य को जो है वो यहाँ इन पंक्तियों में दर्शाया है लेखक ने। और कहीं ना कहीं लेखक के जीवन में सालिम अली की जो कमी है, वो ये मानते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ है और उनकी कमी जो है वो जो खल रही है, वो कहीं ना कहीं इस लेख में हमें पता चलती है। आगे जैसे ही हम चलेंगे तो बहुत ही एक सुंदर सी जो पंक्ति है यहाँ पे, वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशाहों को वह प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम कहीं घूमने गए, हमने जंगल देखे, पहाड़ देखे और हम उनको बस ये पहाड़ हैं बहुत सुंदर हैं, झरने बहुत सुंदर हैं, उसी तरह से हम कह देते हैं पक्षी बहुत सुंदर हैं। तो हम उत्सुक रहते हैं पक्षियों को देखने के लिए, लेकिन हम उन पक्षियों को पक्षियों की नज़र से नहीं देखते। शायद इसीलिए सालिम अली जी जो वो कर पाए जो हम नहीं कर पाए, वो समझ पाए जो हम नहीं समझ पाए, वो नज़र थी उनके पास। क्योंकि उन्होंने पक्षियों को सिर्फ एक पक्षी ही नहीं, उन्होंने पक्षियों को पक्षी की नज़र से देखा, इंसानों की नज़र से नहीं देखा। वो पक्षी को एक जीव, जिस तरह से वो खुद जीव थे, इसी तरह से उन्होंने पक्षियों को भी देखा और वो सब अध्ययन कर पाए जो शायद कोई भी नहीं कर पाया। आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें एक बड़ा ही रचनात्मक
उदाहरण लेते हुए सालिम अली जी ने ये लेखक ने हमें ये समझाया कि जिस तरह से कोई जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जिस तरह से सालिम अली जी की मृत्यु के बाद भी लेखक को ये लगता है कि नहीं, सालिम अली ज़रूर लौटेंगे, क्योंकि जब हम जो हमारे प्रियजन जब हमसे बिछड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनका जो एहसास होता है वो रहता है। तो यहाँ पे बड़ा ही रचनात्मक उदाहरण उन्होंने कृष्ण का लिया है, कि वृंदावन के कृष्ण का लिया है, कि जाने कब, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची होगी, कि जाने कब रास लीला रची होगी, जाने कब गोपियों के साथ वो खेले होंगे, जाने कब उन्होंने मटकियाँ फोड़ी होंगी, जाने कब पेड़ों के नीचे उन्होंने विश्राम किया होगा। कब की कब की ये बात है, कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी अगर कोई वृंदावन चला जाता है तो उसको यही महसूस होता है कि कृष्ण वहीं पर हैं, और जाने कब वो वहाँ से कहीं से वो गलियों से, संकरी गलियों से निकल के आएंगे और बंसरी की धुन जो है वो हमें सुनाई पड़ेगी। कहने का भाव ये है कि जब हमारा कोई प्रियजन हमसे बिछड़ता है तो उसके होने का एहसास हमें पल पल रहता है। उसी तरह से यहाँ पे लेखक जो है उसने वृंदावन और कृष्ण का उदाहरण देते हुए हमें समझाने की कोशिश की है। आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें साली दो बातें हमारे उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में निकल के आती है, कि उनकी मृत्यु जो है वो कैंसर से हुई, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के वो शिकार हो गए जिससे उनकी मृत्यु हुई। और दूसरी जो एक और बात यहाँ पे निकल आती है उनके जीवन साथी के बारे में, कि तहमीना उनकी जीवन संगनी थी, जो उनकी सहपाठी भी थी। सहपाठी हो गया साथ में पढ़ने वाला, उनकी सहपाठी भी थी और उन्हीं से उन्होंने शादी भी की। उसके आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें एक घटना का जिक्र है कि जब केरल की साइलेंट वैली, केरल में एक साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली जो है भारत का एकमात्र वर्षावन है जहाँ पे तरह तरह के वन्य जीव जो हैं वो पाए जाते हैं। तो एक बार चौधरी चरण सिंह जो हमारे उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, रेगिस्तान की जो हवाएं के झोंके थे वो उस तरफ बहने लगे और वहाँ की जो वन्य जीवन था उसको प्रभावित करने लगे, बुरा प्रभाव डालने लगे। इसी घटना का वर्णन करने के लिए सालिम अली जी जो थे वो प्रधानमंत्री के पास गए, और कहा जाता है कि जब सालिम अली जी ने इस घटना का वर्णन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से किया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उनकी आंखों में आंसू क्यों आए, इसकी दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो चौधरी जी थे वो खुद भी एक गांव से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और वो इस खतरे को अच्छे से भांप गए थे कि अगर ये इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इसको नहीं देखा गया, इस खतरे को, तो ये पक्षियों के जीवन के लिए या वहाँ जो वन जीव हैं उनके लिए बहुत ही खतरा पैदा कर सकता है। दूसरा, सालिम अली जी ने वहाँ के चित्रों को इस तरह से प्रकट किया कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आंखें जो थी वो नम हो गई, क्योंकि सालिम अली जी खुद भी पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। तो उनकी जो उस पक्षियों की जो करुणा थी, पक्षियों का जो भाव था, वो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सामने रखा और उनकी आंखें जो थी वो नम हो गई। आगे की पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो फॉल ऑफ ए स्पैरो सालिम अली जी की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी थी। उसके आगे की पंक्तियों में D.H. लॉरेंस का जिक्र है। D.H. लॉरेंस एक लेखक थे और उसके साथ साथ वो एक कविता भी लिखते थे। अंग्रेज़ी की कविताएं जो हैं वो लिखते थे, और वो भी प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें भी प्रकृति से, पक्षियों से बेहद प्यार था, जो उनकी कविताओं में झलकता था। तो जिस तरह से D.H. लॉरेंस की जब मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी से कुछ अनुरोध किया गया, रिक्वेस्ट की गई कि अपने पति के बारे में कुछ लिखिए, कुछ कहिए। तो उनकी पत्नी का नाम था फरीडा। फरीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी या बता सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ ये बात कही कि मेरे लिए बड़ा छत पर बैठी जो गुरैया है, गुरैया बोलते हैं छोटी चिड़िया को, गुरैया जो है वो भी लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जो है वो जानती है, तो मेरे लिए उनके लिए कुछ भी लिख पाना असंभव है। ऐसा कहने का भाव ये है कि उनको पक्षियों से बहुत प्यार था, और पक्षियों से वो इस कदर जुड़े हुए थे कि पक्षी भी उनके बारे में सब जानते थे। कहने का भाव ये है कि उनका जीवन जो था वो एक खुली किताब था। सब जानते हैं कि वो एक प्रकृति प्रेमी, पक्षी प्रेमी व्यक्ति थे। उसकी आगे की जो पंक्तियां हैं बच्चों, उसमें सालिम अली जी की बचपन की घटना का जिक्र है, जिसमें वो एक बार एयर गन से खेल रहे थे। शूटिंग का बहुत शौक था उन्हें बचपन से, तो काफ़ी देर उन्होंने शूटिंग
की भी प्रैक्टिस की। लेकिन बचपन में जब वो एक अपनी एयरगन से खेल रहे थे तो एक उनकी छोटी सी जो एक गुरैया, नीले कंठ की गुरैया, नीले कंठ की एक चिड़िया थी, जिस कंठ होता है गला, जिसका गला जो था वो नीले रंग का था, उस ईयरगन से उसको लग गई और वो घायल होकर नीचे गिर गई। सालिम अली जी उसको लेके अपने भाई के साथ जो थे वो डॉक्टर के पास गए, और उसी डॉक्टर ने सालिम अली जी को पक्षियों के बारे में बहुत सी जानकारी दी और उन्हें किताबें पढ़ने के लिए भी दी, जिससे सालिम अली जी का जो पक्षी प्रेम था वो जागर उठा। और यही वो क्षण था जब वो पक्षी प्रेम की तरफ, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ करेंगे। अंतिम पंक्तियों में कवि ने सालिम अली जी की जो तुलना है वो सागर से की है। जिस तरह से सागर जो है वो असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो बहुत फैला होता है, उसी तरह प्राकृतिक जो परिवेश था उसमें सालिम अली जी एक सागर बन के उभरे। कहने का भाव ये है कि उनको इतनी ज़्यादा उन्होंने अध्ययन किया, इतना ज़्यादा उनको जानकारी थी, चाहे वो पक्षी थे चाहे वो प्रकृति थी, उसको लेकर उनको इतनी ज़्यादा जानकारी थी, उन्होंने इतना अध्ययन, इतना काम जो है हमारे वो अपने पीछे छोड़ गए हैं कि वो एक सागर की तरह उन्होंने उसकी तुलना की। ना कि वो किसी छोटे से टापू की तरह नहीं थे, वो सागर की तरह थे, एक समुंदर की तरह उनका काम फैला हुआ है कि उन्होंने इतना ज़्यादा काम जो है इन पक्षियों के ऊपर किया है। अंतिम दो पंक्तियों में, जब तक वह नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, मेरी आंखें नम हैं सालिम अली तुम लौटोगे ना। देखिए इन दोनों पंक्तियों में मेरी आंखें नम हैं सालिम अली तुम लौटोगे ना, कितने ही एक करुणा बड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए लेखक सालिम अली जी की कमी जो है उनको दर्शा रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन लेखक को भी विश्वास है कि वो एक दिन आएंगे और वो जीवित हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सालिम अली जी से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने इन पंक्तियों का इस्तेमाल किया है। धन्यवाद।